Friends, today we are going to discuss the topic fiber optic principle. हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक में कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल डाटा कैरी करके लेके जाता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू डेस्टिनेशन। तो इसके लिए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अगर लाइट सिग्नल कन्फाइंड रहेगा विद इन ऑप्टिकल फाइबर तब ही डाटा एक्चुअल फॉर्म में डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो इसलिए डाटा को कन्फाइन करने के लिए हम दो मेथड्स यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। For the propagation of light through optical fiber requires that light should be confined within the fiber, that is possible by total internal reflection and continuous refraction. अगर शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आए प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का, तो ये दोनों है इसके वर्किंग प्रिंसिपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन। आप ये दोनों लिखेंगे और इन दोनों को डिफाइन कर देंगे शॉर्ट में अगर आए तो। लॉन्ग में आए तो फिर आप इसको इन डिटेल करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पहले हम डिस्कस करते हैं, ये क्या है। When light ray traveling from denser medium towards a rare medium makes an angle of incidence greater than the critical angle of the medium, then light ray is totally reflected back in the same medium, that is known as total internal reflection. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेंसर मीडियम कौन सा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और रेयर मीडियम कौन सा होता है, जिसकी डेंसिटी भी कम होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी स्मॉल होती है, वो कहलाता है रेयर मीडियम। तो अगर एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल को क्या होता है वो भी हम डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो फिर फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। क्रिटिकल एंगल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है तो ये भी पॉसिबल है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है और रिफ्रैक्शन भी। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट बाउंड्री से स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी उसी मीडियम में, और रिफ्रैक्शन भी हो सकती है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ना तो दूसरे मीडियम में जाए ना ही वापस आए, बल्कि बाउंड्री पे लाई करे, यानी 90 का एंगल बनाए नॉर्मल के साथ, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये भी फिगर में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, ये देखें कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल था, जैसे ये θ1 स्मॉल था, तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। ए मीडियम एक है ग्लास और दूसरा है एयर, तो यहाँ से एक से दूसरे मीडियम में एंटर हो गई। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, क्रिटिकल एंगल के बराबर किया, तो देखें जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ये बाउंड्री पे लाई कर रही है। ये जो रेड लाइन बाउंड्री पे है यहाँ पे लाई कर रही है, यानी कि ये जो नॉर्मल हमने ड्रा किया है डॉटेड लाइन, इसके साथ ये 90 का एंगल बना रही है। तो ऐसा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे 90 का एंगल बनाए नॉर्मल के साथ, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब छोटा एंगल था तो लाइट रे दूसरे मीडियम में चली गई। अगर इससे बड़ा एंगल होगा फिर लाइट रे 90 एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो बाउंड्री पे लाई कर रही है। अगर इससे बड़ा एंगल होगा तो फिर ये इसी मीडियम में वापस आएगी, अदरवाइज़ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगी। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है, इसे आपने शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी शॉर्ट में आ जाती है डेफिनेशन। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, कि उसकी डेंसिटी कितनी है, लेस डेंस है वो हाई डेंसिटी है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा। एंड इट इज़ द वैल्यू। अब ये देखें कि ये हमने रेशो ली है स्पीड्स की, तो इस स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट्स वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स। ये एमसीक्यूज में आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, और ये डेफिनेशन शॉर्ट में के लिए भी आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। When light ray is incident from optical medium to other,
then at the boundary a part of incident ray may be reflected back into the same medium or it may be refracted to other medium. The reflection and refraction of light depends on अब किस सिचुएशन में लाइट रे की रिफ्लेक्शन होगी और कब रिफ्रैक्शन होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया, कि जो दोनों मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कितना है, एक तो इस पे डिपेंड करेगी. सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. जैसे पहले भी आपको बताया कि तब वापस आए रिफ्लेक्शन तब होगी जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होगा. अगर इससे छोटा एंगल होगा तो फिर लाइट रे की रिफ्रैक्शन हो जाएगी. If theta 1 is the angle of incidence is the angle of incidence in medium 1 and theta 2 is the angle of refraction in medium 2, then by Snell's law n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, where n1 and n2 are refractive indices of medium 1 and 2 respectively. When light ray enter from denser to rare medium, the angle of refraction could be greater than angle of incidence. यानी लाइट रे हमेशा नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है. ये देखिए लाइट रे जो है वो सीधी उसी डायरेक्शन में नहीं जा रही, इस डायरेक्शन से एक मीडियम में दूसरे में एंटर हो रही है, बल्कि अवे बैंड हो जाती है नॉर्मल से. जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे बैंड हो जाती है. इसीलिए एंगल थीटा 1 जो है इसकी निस्बत थीटा 2 हमेशा बड़ा होता है. When angle of incidence becomes equal to critical angle, then angle of refraction becomes 90 degree. Then n1 sin थीटा c, फिर सुनेल्स ला क्या बन जाएगा? n1 sin थीटा c. जब थीटा क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो फिर रिफ्रैक्टेड रे एंगल क्या बना रही है? 90 डिग्री. तो फिर हम क्या पुट करेंगे? n2 साइन ऑफ 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ से अगर हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करना चाहें तो साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू n2 ओवर n1. सो थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स n2 ओवर n1, वेयर n2 यहाँ पे n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और n1 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की वैल्यू होती है 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू होती है 1.5. ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में भी हम यूज़ करेंगे. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ग्लास का होता है 1.5 और वाटर का होता है 1.33. सो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर 1.5. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 41.8 डिग्री. इट इज़ द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास. ये वैल्यू एमसीक्यूज़ में भी आ जाती है. क्रिटिकल एंगल क्या है ग्लास का? 41.8 डिग्री. अब कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? For total internal reflection, two conditions are required. The light should travel from denser to rare medium. Secondly, the angle of incidence should be greater than critical angle. We consider a glass rod. The light rays which are entering the rod at an angle less than critical angle will escape through boundary as ray 1 shown in figure. यहाँ पे देखें इस फिगर में जो रे 1 है इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से लेस है, तो ये क्या होगा? अब इस ग्लास रॉड से ये एस्केप कर जाएगी. वाइल रे 2 एंड 3 आर मेकिंग एंगल 42 डिग्री एंड 60 डिग्री. अब देखें 42 डिग्री भी ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास से और 60 डिग्री भी ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास से. तो इसलिए ये लाइट रेज क्या है? देखें टोटली रिफ्लेक्ट हो रही हैं. यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फिर अंदर ही कन्फाइन रहेंगी, फिर रिफ्लेक्ट होंगी, फिर रिफ्लेक्ट होंगी. इसी तरह से ये डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगी आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. The ray 4 is axial ray and travels directly down the straight rigid rod and its path is parallel to the axis of the rod. Optical fiber that propagate light by total internal reflection are widely used. यहाँ पे ray 4 जो है ये axial ray है, यानी कि along the axis of the rod ये move करेगी. ये बिल्कुल सीधी जाएगी, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी. सेकेंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन. अब हमने क्या रिफ्रैक्शन में क्या कहा है कि इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है. अब क्या है? कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन है, यानी लगातार रिफ्रैक्शन होती जाएगी और लाइट रे फाइबर के अंदर ही कन्फाइन रहेगी. Another mode of propagation of light is continuous refraction. For this purpose, the optical fiber is so designed that central core is of high refractive index
and there is a layer of low refractive index material. That layer is called cladding, and such type of optical fiber is known as मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इस तरह से होती है ये। सेंटर में कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, ये बाहर क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल होगा। इसका मतलब है कोर होगी डेंसर मीडियम, क्लैडिंग होगी रेयर मीडियम। और जब यहाँ पे लाइट रे कोर से क्लैडिंग में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी, यानी कि ये इस तरह से लाइट रे जो है वो बाहर जाने की बजाय बैंड हो जाएगी और बाउंड्री से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। Nowadays, a new type of optical fiber is used in which central core has high refractive index and its value decreases gradually towards its periphery. अब जो मॉडर्न आ रही है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर, उसमें कोर और क्लैडिंग के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं है, बल्कि क्या है, एक ही मीडियम है। उसके सेंटर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। उस मटेरियल को इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कि सेंटर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम उसकी आउटर बाउंड्री की तरफ मूव करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो बाउंड्री पे जाके फिर इसकी क्या होगी, इस तरह कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन होती जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती जाएगी और इस तरह कन्फाइन रहेगी विद इन फाइबर। This type of optical fiber is called multi-mode graded index fiber as shown in figure B. In both cases, the light travels through fiber by continuous refraction, as we know that light bends away from normal when travels from denser to rare medium. In graded index fiber, light is continuously refracted through these steps and is reflected from outer layer. ये देखें, ये यहाँ पे N1 जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अगली लेयर है N2, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। तो ये देखिए लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई। उसके बाद N3 में और फर्दर कम हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट रे फिर से बैंड होगी। इस तरह कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे विद इन फाइबर ही कन्फाइंड रहेगी। इस तरह कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो लाइट सिग्नल है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।